तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर के साथ जो कि बिहार से आ रही है। बिहार में आज महागठबंधन ने चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के विरोध में बंद बुलाया। इस दौरान 7 शहरों में ट्रेनें रोकी गई और 12 नेशनल हाईवे जाम किए गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बिहार के अलग अलग इलाकों में किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी विरोध में शामिल होने के लिए दिल्ली से पटना पहुंचे और विरोध रैली में शामिल हुए। उनके साथ तेजस्वी यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी शामिल हुए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक गाड़ी पर सवार होकर प्रदर्शन करते हुए चुनाव आयोग के ऑफिस के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने सभी नेताओं को सचिवालय थाने के पास बैरिकेडिंग कर रोक दिया। उन्हें यहां से आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई। दोनों नेताओं ने पटना से हुंकार भरते हुए चुनाव आयोग को चेतावनी दी। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्थान है, न कि किसी पार्टी की निजी शाखा। वहीं तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को आड़े हाथों लेते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। वोटर लिस्ट से नाम की तैयारी चल रही है। लगभग करोड़ों वोटर्स का नाम जो गरीब समाज से आते हैं, वंचित समाज से आते हैं, जो समाज अंतिम मैदान पे खड़ा है, चाहे दलित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, ये साजिश है आप लोगों के वोट को। वहीं दूसरी तरफ बिहार में महागठबंधन के बंद को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि ये लोग पिकनिक मनाने के लिए पटना पहुंचे और इन्हें बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी ने यह भी पूछा कि इन्हें वोटर लिस्ट में सुधार से दिक्कत क्या है। वो पिकनिक मनाने आए थे, बिहार की समस्या से उनको कोई लेना देना नहीं, बिहार के विकास के लिए कोई योगदान नहीं। ये लोग पिकनिक मनाने वाले नेता लोग हैं, आते हैं जाते हैं। बिहार में अच्छा प्रगति देखा होगा, अभी आएंगे तो एयरपोर्ट भी देखेंगे, बड़ा अच्छा एयरपोर्ट बना है। इस देश में एमपी एमएलए कौन बनाता है? वही वोट देता है जो भारत का नागरिक हो, 18 साल से अधिक उम्र का हो, 18 साल का हो, और जहां से वो वोट देता है वहां से सामान्यतः रहने वाला हो। मैं पटना का सांसद हूं, मैं दिल्ली में वोट नहीं दे सकता क्योंकि मैं यहां का वोटर नहीं हूं। मैं पटना में वोटर हूं, बाकी लोग वोटर हैं। तो अगर वोटर लिस्ट को लेकर के रिवीजन होता है तो आपको क्या परेशानी है? अब खबर देश बंद की। पूरे देश में आज ट्रेड यूनियंस ने एक दिन की हड़ताल की। इसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, असंगठित श्रमिक और मजदूर संगठन शामिल थे। देश के अलग अलग हिस्सों में हड़ताल का असर भी दिखा। दावा किया जा रहा है कि 25 करोड़ श्रमिकों ने इस हड़ताल में हिस्सा लिया और इसका असर ट्रांसपोर्ट से लेकर बैंकों के कामकाज तक देखने को मिला। यह हड़ताल सरकार की मजदूर और किसान विरोधी नीतियों और साथ ही साथ कॉरपोरेट की तरफ झुकाव के विरोध में बुलाई गई। हड़ताल के दौरान कई जगह बाजार और मॉल्स बंद रहे तो कई जगह हाईवे भी जाम किए गए। बिजली, माइनिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और सरकारी कंपनियों पर भी हड़ताल का असर देखने को मिला। गुजरात के हजारों बैंक कर्मचारी भी हड़ताल पर रहे और दावा किया जा रहा है कि गुजरात में 15,000 करोड़ के बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर इसका असर देखने को मिला। ट्रेड यूनियन लीडर से खास बातचीत की केतन जोशी ने, आइए आपको दिखाते हैं। ट्रेड यूनियन के लीडर हमारे साथ हैं, हमारी क्या क्या मांगे हैं? भारत भर के ट्रेड यूनियन करीब 25 करोड़ कर्मचारी, किसान आज हड़ताल पर है। मुख्य मांग ये है कि सरकार मजदूर कायदे जो है उसमें फेरफार करने जा रही है, नए लेबर कोड लाने जा रही है, उसका हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि नए लेबर कोड से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो होगा लेकिन कर्मचारी और कामदार का शोषण होगा, किसान का शोषण होगा और इसके साथ साथ असंगठित कामदार,
संगठित कामदार, स्टेट ट्रांसपोर्ट के कामदार, बैंकिंग के कामदार, इंश्योरेंस के कामदार आज हड़ताल पर हैं। आप क्या कहेंगे? जब से देश के अंदर ग्लोबलाइजेशन का नीति चालू हुआ है और जब से 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद मजदूर, सामान्य आदमी, युवा, किसान सबके ऊपर हमला हुआ है। और मैं कहूंगा कि गुजरात सरकार भी जो है आज फैक्ट्री एक्ट को अमेंडमेंट ला करके 9 घंटे का 12 घंटा कर दिया है। हम उसका कड़ा विरोध करें और ये मजदूरों का शोषण करने का एक हथियार जो है एम्प्लॉयर को दे दिया है। तो लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इस तरह की यहाँ पर एक बात की गई है। देखते हैं कि सरकार इस पर कितना गौर करती है। केतन जोशी, अहमदाबाद। अगली खबर भी गुजरात से है, जहां वडोदरा में बड़ा हादसा हुआ है। वडोदरा में महिसागर नदी पर बना 45 साल पुराना पुल बीच में से टूट गया। हादसे के समय पुल से गुजर रहे 2 ट्रक, 2 कार और 1 रिक्शा नदी में गिर गए। इसके अलावा एक टैंकर टूटे पुल पर फंस गया। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 लोगों को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला है। फायर ब्रिगेड की 3 रेस्क्यू टीम मौके पर बचाव कार्य में जुटी हुई है। ये पुल मध्य गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ता है, जिसके टूटने से क्षेत्र में आवागमन बाधित हो गया है। प्रशासन ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। वडोदरा हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और जबकि घायलों को 50,000 रुपए आर्थिक मदद की घोषणा की गई है। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इंजीनियर्स की एक टीम को हादसे की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। ये जानने को मिला कि ब्रिज के बीच में से 10 से 15 मिनट का जो स्लैब है वो टूट के गिर गया था। ब्रिज पे उसमें 2 वाहन थे, वो भी वहाँ पे फंसे रहे और जो ब्रिज के ऊपर 2 ट्रक, 2 पिकअप और 1 रिक्शा वो नीचे गिर के नदी में आ गए थे। 9 जितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उसमें से 5 को SSG हॉस्पिटल रेफर किया गया। जो रेस्क्यू किए गए लोग हैं उसमें किसी की भी हालत गंभीर नहीं है। अभी ट्रैफिक को सिंध रोड ब्रिज से होकर डाइवर्ट किया गया है, बट वो भी जस्ट फॉर लाइट व्हीकल्स। हैवी कमर्शियल व्हीकल को अभी वहाँ से जाने की मनाही नहीं, क्योंकि उस वहाँ की भी परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है और वो ट्रैफिक को हम लोग थ्रू हाईवे डाइवर्ट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के चूरू में भारतीय वायुसेना का जैगवार फाइटर जेट क्रैश हो गया। इस हादसे में विमान के पायलट और को पायलट दोनों की मौत हो गई। दोनों के शव बरामद किए जा चुके हैं। मौके पर फाइटर जेट का मलबा बिखरा पड़ा है। जानकारी के मुताबिक पिछले 5 महीने में तीसरा जैगवार हादसे का शिकार हुआ है। चलिए अब आपको देश में एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक से जुड़ी एक खबर बता दें। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को अब अंतरिक्ष विभाग से मंजूरी मिल गई है। आज इनस्पेस ने कंपनी को मंजूरी दी है। पिछले महीने सरकार ने कंपनी को सेवाएं शुरू करने का लाइसेंस दिया था। अब कंपनी को सिर्फ स्पेक्ट्रम मिलने का इंतजार है। डिटेल्स ले लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है आपके पास? कब से ये आगे प्रक्रिया बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है? स्पेक्ट्रम कब तक मिल सकता है? देखिए, पिछले महीने दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम जो एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक है उसको सर्विसेज देने के लिए लाइसेंस दे दिया था। कंपनी को अब जो इन स्पेस, जो कि अंतरिक्ष विभाग का नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर है, उससे मंजूरी मिलने का इंतजार था। अब वो इन स्पेस ने भी हरी झंडी दे दी है, तो कंपनी अपनी सैटेलाइट्स अब भारत के ऊपर डिप्लॉय उसके बाद कर सकती है। अब कंपनी को सिर्फ इंतजार है कि कब उसको स्पेक्ट्रम मिलेगा और कंपनी अपनी सेवाएं भारत में कब शुरू करेगी। तो ये भी बता दें कि टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई अपनी सिफारिशें दूरसंचार विभाग को सौंप चुका है और दूरसंचार विभाग इसी महीने के अंदर इन सिफारिशों को हरी झंडी दे सकता है। तो इसी महीने के अंदर अंदर कंपनी को स्पेक्ट्रम का आवंटन भी किया जा सकता है और कंपनी की सर्विसेज आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये सर्विसेज थोड़ी सी महंगी हो सकती है। कंपनी का जो डिवाइस होगा वो करीबन 33,000 रुपए के आसपास का होगा और जब कंपनी का जो मंथली प्लान होगा वो 3,000 रुपए के आसपास का हो सकता है। तो काफी लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि कब उनको सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज मिलेंगी, तो इंतजार लोगों का अब खत्म जल्दी ही होने वाला है। चलिए, शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं शेयर बाजार की। बाजार में लगातार 8वें दिन दायरे में कारोबार रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 176 पॉइंट गिरकर 83,536 पर और निफ्टी 40 पॉइंट गिरकर 25,476 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक मिड कैप की फ्लैट क्लोजिंग हुई। हालांकि स्मॉल कैप इंडेक्स आज बढ़त के साथ बंद हुए। आज के बाजार में रियलिटी, मेटल, तेल, गैस इंडेक्स गिरकर बंद हुआ। आईटी, इंफ्रा, पीएससी शेयर्स में प्रेशर देखने को मिला। वहीं एफएमसीजी, फार्मा इंडेक्स बढ़त पर बंद होने में कामयाब रहे। मार्केट गुरु और एमओएफएसएल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल को फेस्टिव सीजन के बाद अर्निंग ग्रोथ में तेजी की उम्मीद है। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंगल से खास बातचीत में उन्होंने कहा 2026 से बाजार में बम्पर रैली दिख सकती है।
रामदेव सर, एक और जो चीज़ हमने डिस्कस की थी, मार्केट की एक बहुत बड़ी होप थी कि अर्निंग सीजन में फाइनली रिकवरी आएगी। आई थिंक आपने और मैंने जब बात की तो आपने कहा था कि थोड़े शायद ग्रीन शूट Q4 से दिखने शुरू हों, लेकिन असली रिकवरी Q1 से आएगी। अब तक जो क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं उसको देखकर ऐसा लग रहा है क्या कि रिकवरी की कुछ शुरुआत हुई है? See, as far as the announcements are concerned, I think RBI in the credit flow, I think RBI has the maximum role to play at this point of time because the credit has been constrained in last 12 months and they have opened the kind of gates for credit expansion. And even the FM has come and said that banks should be nudged to encourage them to lend. So have they removed all the hurdles in credit expansion? At an individual banks level or Indian NBFC level, who are the main agency of distribution. So that my sense is that attitude is that the credit growth, which is about 8-9%, must go back to 13, 14, 15%. So that impact, because as much credit you give, as much demand comes. Say a house, if you don't borrow, if I can't get 50 lakhs, then I'll not buy the house. And if I don't buy the house, then all the underlying trickle down will not happen. So I think I saw one data that last month, the total housing loan growth is only 2.5%. This is crazy. I mean, there's no dearth of housing demand. So obviously something has gone wrong in terms of affordability and the rate and so I think ये सब correct होगा भी. So and I think in second, the momentum in credit offtake will happen. मेरे को लगता है कि in busy season, which is about September, October. Once this मानसून थिंग इज ओवर, तो वहाँ से फिर आपको लग रहा है कि हाँ बिजी सीजन जो चालू होगा दिवाली दशहरा, उसमें से आपको मालूम पड़ना चाहिए कि I mean you'll get to see in monthly numbers, high frequency numbers in e-way bill has also contracted now. So finally that is the most authentic number that has also showing slowdown. So I think we are at the bottom of the slowdown and यहाँ से मेरे ख्याल से सुधरना चाहिए. अब वो 3 महीने में होगा, 6 महीने होगा, पार्टी कब चालू होगी ये नहीं मालूम, लेकिन मेरे को लगता है Jan, Feb, March should be a party. साथ ही मार्केट गुरु और MOFSL के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल का कहना है कि 5 साल में निफ्टी 45 से 50 हजार का हो सकता है. CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि अगले 2 से 3 साल में बैंकिंग में एक्शन बढ़ेगा. आपने कहा कि बाजार में बबल नहीं है, आपने ये भी कहा कि बाजार में इस समय एक अर्निंग्स रिकवरी की उम्मीद है. तो इस समय अगर फ्रेश पैसा लगाना हो तो आपके हिसाब से कौन सी थीम्स इस लेवल पे भी अच्छी हैं? यहाँ पर थीम्स वो तो फंड में लोग सब हिसाब करते रहते हैं, मतलब आई मीन दे ओनली विल व्हाट यू कॉल allocate money for this thing. See, it is very tough to manage your own money in a very effective way because this wind is moving here and there. So you have to have a very diversified portfolio, and diversification में आपको कुछ companies जो हैं like index, 30-40% of the companies will also be non-performing. They'll be kind of having low growth. So it's a game between the high tailwind and headwind. So as I say, banks did very well till 2-3 years back, and they had a headwind till now, and now RBI has given some hope that credit expansion will happen. So now that's a tailwinded kind of sector. I would say next 2-3 years the entire sector will be tailwinded. Now how big will be the tailwind and who will be able to encash a lot more disproportionately? वो तो अभी then it may have research and what the positioning is. Okay. Retail क्या आपको लगता है कि उनके लिए स्टॉक मार्केट ही गो टू स्पेस रहेगी? कोविड के बाद से हमने देखा है कि हम फ्रॉम अ सेवर कंट्री मूविंग टुवर्ड्स या तो इन्वेस्टिंग कंट्री या फिर कंज्यूमिंग कंट्री, वो कंटिन्यू रहेगा आपके हिसाब से अगले 3-4-5 साल? Yes, if the market keeps giving you 12, 13, 14% and fixed income keeps, the gap between fixed income and equity market income is wide, it is 2x. I see, एक तो पहली बात ease of doing business in the sense that here you buy something digitally, everything is transparent, you sell something in T+1, T+2, you get your money credited. So, and the tax protection is also much higher compared to say debts, where you get. So it is literally double of, so in debts I say in 15 years you double money, in equities you double your money in 5 years. So that's a fundamental difference, but it's a risk capital. For some time you may not make that 15%. So, but then now acceptance is, as the prosperity is increasing and the digital
what you call reach is happening, we are seeing adoption of it, and I don't see any reason why that adoption will not keep happening deeper and deeper. And I think what we need is a fresh flush of earnings growth. We have reached here from say 200 rupees EPS to say something like 1100 rupees EPS in Nifty. Now from 1100 we have to leapfrog to 2000 in next 5-6 years. Okay. And when that happens, I think everybody will make money. वो होगा आपके हिसाब से? अभी तक तो होते आया है. गारंटी तो होगा, आगे पीछे हो सकता है 6 महीने. हाँ, आगे पीछे लेकिन होगा 2000 रुपये का EPS. 2000 का EPS मतलब 50,000 का निफ्टी रफली. You are saying that. नहीं मतलब 45,000 50,000. हाँ वही, that's what. फिसिल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल के साथ ये खास पूरा इंटरव्यू गेट रिच विद रामदेव अग्रवाल देखिए शाम को 7:27 पर सिर्फ CNBC आवाज पर. चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं वेदांता के शेयर्स की, जिनमें आज तेज उठापटक देखने को मिली. वाइसरॉय रिसर्च में वेदांता PLC की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की गई है. डिटेल्स लेते हैं यतिन मोहता से. तो यतिन बताएं, वाइसरॉय रिसर्च की रिपोर्ट में क्या कहा गया है? ग्रुप में हमने देखा था हिंडनबर्ग के एलिगेशन से, और अब वेदांता ग्रुप की बात करें तो यहाँ भी वाइसरॉय रिसर्च जो कि एक विसल ब्लोअर और एक शॉर्ट सेलर है, इन्होंने वेदांता PLC जो कि वेदांता लिमिटेड यहाँ लिस्टेड एंटिटी है उसकी पेरेंट है, और वेदांता के ऊपर इन्होंने काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए हैं. इनको लगता है कि वेदांता PLC एक होल्डिंग कंपनी है और कहीं ना कहीं कर्ज में डूबी हुई है, एक डेट ट्रैप में फंसी हुई है, जिसके कारण कंपनी अपने लोन सर्विस नहीं कर पाएगी आगे जाके, और कहीं ना कहीं इनका जो स्ट्रक्चर है काफ़ी लीगल तरीके से नहीं बना हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें पारदर्शिता के हिसाब से नहीं कंपनी कर रही है. ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो इन्होंने 87 पेजर रिपोर्ट बनाया जहां वो एलिगेशंस लगाते हैं कि वेदांता PLC काफ़ी सारे केपेक्स के खर्चे लगा के पैसे अपने अंदर साइफन करती है. वेदांता लिमिटेड जो कि लिस्टेड एंटिटी है, इनके माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को नुकसान हो रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वेदांता PLC इस कंपनी से एक्सट्रैक्ट करती है. तो बहुत सारे एलिगेशंस हैं. हालांकि वेदांता ग्रुप ने इसके ऊपर अपनी सफाई दी है. उनको लगता है कि रिपोर्ट पूरी तरीके से बेबुनियाद है, ग्रोथ पे फोकस है, और जो टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट है वो काफ़ी गलत टाइम पे हुई है क्योंकि जो डीमर्जर प्रोसेस है और जो AGM होने वाली उसके पहले जो है इस तरीके की धांधली की गई है. तो वेदांता की तरफ से सफाई, और सफाई के बाद स्टॉक में थोड़ी बहुत रिकवरी, लेकिन हाँ अभी भी स्टॉक में लगभग 4-4.5% की आप गिरावट देख रहे हैं. मई के बाद जून में म्यूचुअल फंड फ्लो ने फिर फर्राटा रफ्तार पकड़ी है. जून में SIP इनफ्लो पहली बार 27,000 करोड़ के पार पहुंच गया है. जून में कैसा रहा म्यूचुअल फंड का इनफ्लो, बता रहे हैं यतिन मोहता. जून के SIP की बात करें तो लगभग 26,000 करोड़ जो फरवरी में था 5 महीने पहले, वो बढ़ के अब 27,000 करोड़ के पार चला गया है. इनफैक्ट जो एग्जैक्ट फिगर है वो है 27,270 करोड़ रुपए. तो कहीं ना कहीं SIP इनफ्लोज की बात करें तो मंथ ऑन मंथ, 5 मंथ बेसिस पे, 6 मंथ बेसिस पे आप देखें तो एक रिकॉर्ड फिगर आता हुआ नजर पड़ रहा है. इनफैक्ट SIP में जो खाते हैं वो लगभग 9.6 करोड़ से बढ़ के लगभग 9.19 करोड़ हो गए. तो यहाँ भी आपको लगभग 13 लाख नए खाते खुलते हुए नजर पड़ रहे हैं. जून पे अगर हम बात करें तो 62 लाख नए फोलियोज आपको जुड़ते हुए नजर पड़ रहे हैं SIP के जरिए. सो जो SIP का सैलाब है वो कंटिन्यूड है, और इसी तर्ज पे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इनफ्लोज जो 19,000 करोड़ थे पिछले महीने, ये बढ़ के लगभग 23,568 करोड़ के आसपास हो गया है. लार्ज कैप फंड में भी अगर हम देखें तो 1250 करोड़ से बढ़ के 1700 करोड़ रुपए के आसपास आ गया है. मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स में 500, 600, 700 करोड़ रुपए तक का जंप आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देख रहे हैं, जो कि अच्छी बात है. और एसेट अंडर मैनेजमेंट भी जो पिछले महीने 72 लाख करोड़ रुपए के आसपास थे वो बढ़ के 74 लाख करोड़ रुपए के आसपास आ गए. तो अगर हम बात करें तो क्लियरली ये जो AUM का खेल है, जो SIP का खेल है, ये बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है. और जैसे कि आपने कहा, शायद अगर रिटेल फोकस करे कि डेरिवेटिव्स और FNO ट्रेडिंग बंद करें और SIP में पैसा डालें तो यहाँ भी कहीं ना कहीं पैसा इनफ्लो बढ़ता हुआ नजर पड़ेगा. BSE अपने 150 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है. 1855 में एक बरगद के पेड़ के नीचे से इसका सफर शुरू हुआ था. एक छोटी सी पहल इतनी बड़ी हो जाएगी, इस बारे में शायद किसी ने नहीं सोचा होगा.
तो आज बीएसई में 4500 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। बीएसई का मार्केट कैप 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा है। बीएसई के गौरवशाली 150 साल के सफर के बारे में बता रहे हैं मेरे सहयोगी यतिन मोता। 150 साल बीएसई को अब पूरे होने वाले हैं। 1875 में इसकी शुरुआत हुई थी बरगद के पेड़ के नीचे। हरनिमन सर्कल करके एक इलाका है चर्च गेट और सीएसटी के बीच में, पुराना वीटी स्टेशन उसको कहते हैं। उसके पास ये ब्रोकर्स कॉटन ट्रेड करते थे और धीरे धीरे ब्रोकर्स ने 1 रुपये की एंट्री फी के साथ यहाँ ट्रांजैक्शन करना शुरू किया और अब ये जो एशिया का सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस माने जाते हैं। अगर हम बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो ज़मीन थी जहां रोटुंडा बिल्डिंग है, उसके बाद जो पीछे जे टावर्स बने हुए हैं वो 1928 में इसका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ। 2 साल लगे इसको पूरा होने में। और एक फेमस दलाल स्ट्रीट और जो रिंग थी जहां ओपन आउटक्राई सिस्टम से हाथ के इशारों से ट्रेड होते थे और फिजिकल शेयरों की तभी चीज़ें होती थी, और वहाँ से आज हमने ट्रांसफॉर्म किया है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में। कुछ ही सेकेंड्स में लाखों करोड़ों सौदे एग्जीक्यूट होते हैं आज बीएसई पे। अगर हम बात करें 150 साल में बीएसई ने क्या किया, तो 1986 में लगभग 35-37 साल पहले इन्होंने सेंसेक्स लॉन्च किया। बेस पॉइंट 100 थे और 1978-79 बेस ईयर गिना जाता था और आज 80-85,000 के पार है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पिछले 40 सालों में एक वर्टिकल अपसाइड जर्नी बीएसई और सेंसेक्स की होती हुई नज़र पड़ रही है। और अगर हम बात करें तो स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन 1875 में बनने के बाद अगर हम बात करें 1921 में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन शुरू हुआ जो ट्रेड्स क्लियर करते थे। पहले फिजिकल सेटलमेंट था, काफ़ी कम्बरसम था, तो उसको निपटाने के लिए जो है क्लियरिंग हाउस बैंक ऑफ इंडिया ने खोला। आज भी वो बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच आपको बेसमेंट फ्लोर पे मिलती हुई नज़र पड़ेगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1957 में सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया, कॉन्ट्रैक्ट के तहत ट्रेड्स होने लगे और 9 जुलाई 2001 में ऑप्शंस और फ्यूचर्स की ट्रेडिंग जो है वो बीएसई में शुरू हुई। और अगर हम बात करें मार्च 2012 में एसएमई एक्सचेंज लॉन्च किया ये लोगों ने, भारत का सबसे पहला। और आप देख रहे हैं किस तरीके से सक्सेसफुली एसएमई एक्सचेंज लॉन्च हुआ। उसके बाद काफ़ी सारी एसएमईज लिस्ट हुई, कैपिटल फॉर्मेशन और एसएमईज को कैपिटल फॉर्मेशन के लिए ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया। और आज की अगर हम बात करें तो पिछले 150 साल में बहुत सारी कंपनियां आई गई, लेकिन आज भी लगभग 4,400 से ज़्यादा कंपनियां बीएसई पे लिस्टेड है जिनका क्यूमुलेटिव मार्केट कैप लगभग 4 ट्रिलियन रुपीस के ऊपर है। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये 150 साल बीएसई के गुजरते हुए आपको नजर पड़ रहा है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटते हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अपनी पहली नाम्बिया यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर नाम्बिया की विदेश मंत्री सेल्मा असीपला ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। इसके बाद जब प्रधानमंत्री होटल पहुंचे तो भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया। वहां योगा सेशन का भी जिक्र किया गया था और इसके बाद प्रधानमंत्री ने लोगों से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। लोगों ने प्रधानमंत्री से बातचीत की और उन्हें तरह तरह के तोहफे भी दिए। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया कि विंडहोक में भारतीय समुदाय से मिलकर बेहद खुशी हुई। इन लोगों ने अभी तक अपना कनेक्शन बचाए रखा है। विंडहोक प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा का अंतिम पड़ाव है। इससे पहले प्रधानमंत्री घाना, ट्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना और ब्राजील की यात्रा पूरी कर चुके हैं। ब्राजील में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से नवाजा गया। ब्राजील के साथ भारत ने यूपीआई, कृषि, पर्यावरण और व्यापार को लेकर कई अहम समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, सीडीएस अनिल चौहान ने चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के गठजोड़ को भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। सीडीएस के मुताबिक 3 देशों के साझा हितों के मेल से दक्षिण एशिया के सुरक्षा समीकरणों पर गंभीर असर पड़ेगा। Economic distress in countries in the IOR has given outside powers to leverage their influence through debt diplomacy, creating vulnerabilities for India. Similarly, frequent shifts in government in South Asia
with changing geopolitical equation and ideological views, another major challenge that we face. Similarly, there is a possible convergence of interest we can talk about between China, Pakistan and Bangladesh, may have security implications for regional stability and security dynamics. दुनिया भारत को एनर्जी लीडर के तौर पर देखना चाहती है, ये कहना है देश के ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर का। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक देश की पावर कैपेसिटी का 50% रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा। इस अचीवमेंट में हमने अभी तक जो हमारा टोटल 472 गीगावाट का जो इस समय जनरेशन हो रही है, उसके अंदर लगभग 50%, बहुत शॉर्ट देन 50% हम पहुंचे हैं। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम 50% मार्क को क्रॉस कर जाएंगे। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। आजकल 10 मिनट डिलीवरी के नाम पर अनाप शनाप चार्ज वसूलने की शिकायतें आम हो गई है। इसी पर ही आज हम कंज्यूमर अड्डा में खास चर्चा करेंगे। 10 मिनट डिलीवरी जेब पर छुरी, शाम 5:57 पर जरूर देखिए।